हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये पार्ट 55 और इसमें लिया है 4 सितंबर का शिफ्ट 2 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ डिजिट्स दी गई हैं 5 डिजिट्स। इन सभी डिजिट का यूज करके हमें कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जो कि 50,000 से बड़े हों। इससे बड़े नंबर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा 50,000, पर हमें इससे बड़े बताना है। जैसे यहाँ पर 1 आ जाए, 50,000 1, 50,000 100 भी ले सकते हैं, या फिर हम 56051 ऐसा भी कोई नंबर ले सकते हैं। तो कितने भी नंबर ऐसे लिए जा सकते हैं, लेकिन इससे बड़े होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कंडीशन बोली गई है कि इन्हीं सभी डिजिट्स का यूज करना है। जैसे इसमें देखें हम 5 तो है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 3 बार 0 है और यहाँ क्वेश्चन में 1 बार 0 दिया गया है, तो ये वाली नहीं ले सकते हम। इसी तरह से इसमें 5 है, 1 है, यहाँ पर भी 5 और 1 है, लेकिन यहाँ पर 3 0 है, तो ये भी नहीं ले सकते हम। और इसमें 5 2 बार है, लेकिन यहाँ पर 5 1 बार है, लेकिन 5 1 बार लेना है तो ये नहीं ले सकते हम। इस 5 की जगह पर 4 ले सकते हैं। अब इन्हीं डिजिट्स का यूज करके बना लिया। इसकी जगह पर हम 65041 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 64501 ये भी नंबर ले सकते हैं। इसी तरह से कई नंबर बन जाएंगे, तो हमें उन सभी नंबर्स की संख्या बतानी है कि कितने बन जाएंगे जो कि इससे बड़े हों। इसको हम परम्यूटेशन से सॉल्व करेंगे। 50,000 से बड़ी बताना है, मतलब 5 डिजिट आनी चाहिए। ये हो गई 5 जगह, क्योंकि यहाँ पर 5 ही डिजिट दी गई है, 40651। और इन्हीं डिजिट्स को हमें इन जगहों पर रखने के तरीके देखने हैं इस तरह से कि इससे बड़ी संख्या आए। 50,000 से बड़ा नंबर बताना है, इसका मतलब जो पहली जगह है वहां पर तो 5 से बड़ी संख्या ही होनी चाहिए। यहाँ पर या तो 5 आ सकता है, नंबर से यहाँ पर 40651 इन्हीं सब में से यूज करना है। तो पहली जगह पर या तो 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, क्योंकि अगर हमने इसे छोटा नंबर मान लो 4 लिख दिया पहली जगह पर, तो इसके बाद में बाकी की 4 जगहों पर हम कोई सा भी नंबर लिखें 1 5 6 0, तो वो 50,000 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली जगह पर हम 4 नहीं ले सकते, मतलब 5 और 6 से छोटी संख्या कोई भी हम पहली जगह पर नहीं ले सकते। तो पहली जगह पर हम कौन सी डिजिट रख सकते हैं, 5 और 6। दो तरीके हो गए, या तो इस पर 5 रख दें या तो यहाँ पर 6 रख दें। दो तरीके हो गए इस जगह को भरने के। अब हम दूसरी जगह पर देखेंगे कि कौन सी डिजिट रख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 5 डिजिट थी, इसमें से एक डिजिट तो हमने पहली जगह पर रख दी, तो एक माइनस कर देंगे। 5 - 1 4 डिजिट बचेंगी, तो इन 4 में से कोई भी संख्या हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 तरीके हो गए। अब 4 में से एक डिजिट हमने यहाँ पर रख दी, तो एक और कम हो जाएगी, अब बचेंगी 3 डिजिट। तो इन 3 में से कोई भी डिजिट हम इस वाली जगह पर रख सकते हैं, तो 3 तरीके हो जाएंगे। तीनों में से कोई भी रख दो। इसके बाद 3 में से एक और रख दी, तो एक और कम हो जाएगी, तो अब बचेंगी 2 डिजिट। तो उन 2 को यहाँ पर कोई भी डिजिट रख सकते हैं 2 में से, तो 2 तरीके हो गए। अब इसके बाद एक ही बची होगी, तो इस एक डिजिट को इस लास्ट जगह पर रखने का केवल एक ही तरीका बचेगा। तो इस तरह से हमने हर जगह पर अंकों के रखने के तरीके निकाल लिए। अब इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्वेश्चन में बस इसी बात का ध्यान रखना था कि पहली जगह पर हम कौन से अंक रख सकते हैं। तो 5 या 6 में से कोई भी रख सकते हैं, और बाकी की जगहों पर तो कोई सा भी रख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 8 6 48। तो 48 नंबर बनाए जा सकते हैं जो कि 50,000 से अधिक होंगे। आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक डाइस को एक पासे को फेंका जाता है, तो हमें प्रायिकता बतानी है। 2 का मल्टीपल या 2 का गुणा जाने की प्रायिकता बतानी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस ऊपर और डिवाइड में टोटल केसेस। टोटल केसेस देखें यहाँ पर तो 6 की पावर n से होंगे, क्योंकि डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं, इसलिए हमने 6 की पावर n लिया है। और n होता है डाइस की संख्या। डाइस यहाँ पर 1 है, तो 6 की पावर 1 = 6। टोटल केस यहाँ पर हो जाएंगे 6। अब फेवरेबल केस हमें देखना है कि इस तरह से 2 के गुणा जाए, तो 1 2 3 4 5 और 6 इतने ही नंबर आ सकते हैं। इसमें 2 के मल्टीपल कितने हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 नंबर हो गए, तो फेवरेबल केसेस हो गए 3। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगी प्रायिकता। आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं 5206 5206 और 1023। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस लेना है। तो 1023, 6 में से 3 3, 10 में से 2 8, ये हो जाएगा 1 और 4।
अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर 100 प्लेस पर आएगा या सैकड़ा के स्थान पर आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा 1 मिल रहा है हमें, 1 टाइम्स 100, 100 की जगह पर 1 मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक रोप को, एक रस्सी को इतनी इतनी लंबाई के 3 टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो संपूर्ण के साथ पहले और दूसरे का भिन्न बताना है। अब यहाँ पर हिंदी में अलग दिया गया है और इंग्लिश में अलग दिया गया है। इंग्लिश में बोला है पहले और दूसरे का फ्रैक्शन बताना है हमें होल के साथ, पूरे के साथ, मतलब पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को प्लस करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा पूरी लंबाई से। लेकिन हिंदी वाले क्वेश्चन में उल्टा बोला गया है, इसमें संपूर्ण को मतलब होल पार्ट को ऊपर लिखना है, लेकिन हम इंग्लिश वाली स्टेटमेंट को सही मानते हैं तो हम हिंदी से नहीं करेंगे। फर्स्ट और सेकंड, पहले और दूसरे पार्ट को प्लस करना है और डिवाइड करना है टोटल पार्ट से। ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा और ये थर्ड। इन दोनों को प्लस करना है, तो 3 और 4 7, और फिर बाकी बचे हुए पार्ट को प्लस करेंगे तो 3/5 2/5, एलसीएम 5 ही आएगा। यहाँ पर 3 + 2 5/5 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। 7 + 1 8 हो जाएंगे। पहले और दूसरे पार्ट को प्लस किया तो 8 आया। अब हमें डिवाइड करना है टोटल पार्ट से। 8 तो इतना ही हो गया। अब थर्ड पार्ट को और जोड़ेंगे तो 8 और 2 10। इसके बाद 2 से कैंसिल कर दो 4 बार और 2 से 5 बार, तो आंसर आ जाएगा 4/5, थर्ड ऑप्शन। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इंटू करके 5 का 3 में 15 और 3 18। पहले वाले पार्ट से मिला 18/5 और दूसरे पार्ट में 4 × 5 20, 20 + 2 22, 22/5 और थर्ड पार्ट तो 2 है ही। ये हो गए तीनों पार्ट। अब इनको हम थोड़ा और छोटा कर लेंगे ताकि प्लस करने में आसानी हो जाए। ये फ्रैक्शन है, डिवाइड में 5 है यहाँ पर भी, तो इस 5 को हटाएंगे। तो कैसे हटा सकते हैं, तीनों नंबर्स में हम 5 5 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 का। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, 18 बचेगा। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर 22 बचेगा और 2 × 5 10। अब ये मिल गए हमें तीनों पार्ट। अब हमें पहले और दूसरे को जोड़ना है और डिवाइड करना है टोटल से। 8 और 2 10, 2 1 4, 18 + 22 40 हो गया और 10 और जोड़ देंगे टोटल के लिए, तो डिवाइड में आ जाएगा 50। क्योंकि डिवाइड में हमें टोटल पार्ट लेना है पूरा, 0 से 0 कैंसिल, यह जाएगा 4/5, ऑप्शन थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन रीजनिंग का था इसलिए छोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट एज ऑफ करण। करण की प्रेजेंट एज खुशबू की प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स से 4 अधिक है। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और एक्स मानकर भी कर सकते हैं। खुशबू को हम एक्स मान लेते हैं, तो करण की दोनों के हो गया। हिंदी से लिख लेते हैं हम, ये हो जाएंगी खुशबू, खुशबू हो गई एक्स की, तो करण हो जाएगा खुशबू की एज के 4 गुने से। तो इसमें 4 गुना करेंगे मतलब 4 का मल्टीप्लाई 4x, और 4 अधिक भी है तो +4। ये हो जाएगी प्रेजेंट की दोनों की, खुशबू की और करण की। इसके बाद 4 ईयर्स हैंस, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद बताना है। ये हो जाएगी प्रेजेंट की और ये हो जाएगी 5 वर्ष के बाद की। तो 5 वर्ष बाद करण कितना हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ दो, 4 में 5 करेंगे तो 9 हो जाएंगे, 9 + 4x, और खुशबू हो जाएगी x में 5 जोड़ देंगे तो x + 5। ये हो गई 5 वर्ष बाद की। तो 5 वर्ष बाद करण बराबर होगा खुशबू की एज के 3 गुने से 12 ज्यादा, मतलब 12 और जोड़ना है खुशबू के एज के 3 गुने के। तो खुशबू की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस कर देंगे 12। करण की जगह पर करण की एज 9 + 4x = 12 + 3। खुशबू की एज लिखनी है, 5 साल बाद की ही लेना है, तो इंटू में x + 5। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 9 + 4x = 12 + 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 3 × 5 15। यहाँ से इस 3x को इस साइड लेके जाएं तो 4x में से 3x माइनस करेंगे, x ही बचेगा = यहाँ x बचा, 9 को इस साइड लेके जाएंगे तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 + 15 18 हो जाएंगे। x की वैल्यू हो जाएगी 18। और हमें बताना है करण की प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज का ये था, खुशबू की आ गई 18, तो करण की हो जाएगी, इसमें 18 का मल्टीप्लाई कर दो, 18 × 4 और +4, 18 × 4 ये हो जाएगा 72, 72 में 4 ऐड करेंगे 76। तो करण की एज आएगी 76, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 लगातार संख्याओं का एवरेज या औसत दिया गया है 9।
अगर हर एक नंबर में 3 जोड़ दिया जाता है तो न्यू एवरेज क्या होगा, नया औसत क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी पहले औसत या एवरेज दिया गया हो, पहले दिया गया है 9, तो अगर हर एक नंबर में कोई भी नंबर जोड़ा जाए या माइनस किया जाए, इंटू किया जाए या डिवाइड किया जाए, लेकिन हर एक नंबर में होना चाहिए, तो वही चीज जो पुराना एवरेज था उसी में हम कर देते हैं। पहले एवरेज या औसत था 9, अब यहाँ पर हर एक नंबर में 3 जोड़ रहे हैं, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा बाद में, तो हम पुराने एवरेज में ही 3 जोड़ देंगे। 9 + 3 = 12 हो जाएगा आंसर, 4th ऑप्शन। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव नंबर दिए गए हैं, 3 क्रमागत संख्याएं, मतलब ये 3 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो इस केस में हम 3 नंबर बना लेते हैं और जो औसत दिया गया है मतलब वो बीच वाला नंबर होगा 9। पर ये तभी मान सकते हैं हम जब संख्याएं विषम हो, यहाँ पर 3 थी इसीलिए औसत हो गया बीच वाला नंबर। और ये क्रमागत है, मतलब इसमें प्लस करेंगे तो 10 यहाँ आ जाएगा और एक पीछे वाली होगी तो एक माइनस कर दो, 9 - 1 8। ये हो गई 3 क्रमागत संख्याएं। अब इनमें हर एक में 3 जोड़ना है और फिर हमें औसत बताना है। इन सभी में +3 कर देंगे। तो इस तरह से फिर से 3 नई संख्याएं मिल जाएंगी और इसमें हमें औसत बताना है, तो फिर से हमें बीच वाला नंबर ही पता करना है क्योंकि यही औसत होगा। 9 में 3 जोड़ दो 12, तब भी आंसर 12 ही आएगा। नेक्स्ट है, अजीत के 3 फ्रेंड्स हैं, कपिल, मोहित और ललित। जब अजीत को वांटेड मनी, जब उसको कुछ रुपए चाहिए थे तो उसने अपने फ्रेंड्स की मदद ली, हेल्प ली और उनसे 5000 रुपए ले लिए। अजीत ने अपने फ्रेंड से 5000 रुपीज ले लिए। इसके बाद अजीत ललित को 1500 रुपए लौटाता है, लेकिन वह मोहित और कपिल को इतने ही रुपए रिटर्न कर सकता है, 750 और 450। ललित को दे दिए 1500 और मोहित और कपिल को, इन दोनों को वो 750 और 450 रुपीज ही लौटा सकता है। फिर व्हाट अमाउंट, मतलब कितने रुपए उसे अब मोहित और कपिल को और लौटाने हैं। सिंपल है, घटा देंगे हम 5000 में से, ललित को तो इतने दे ही दिए पर इन दोनों के अभी और लौटाने हैं। तो अभी कितने लौटा दिए, 0, 5 और 5 10, 7 और 4 11 12, 1200 इन दोनों को लौटा दिए। अभी और कितने लौटाने हैं, सबसे पहले तो ये माइनस कर दिया हमें इसमें से 1500, फिर जितना आएगा उसमें से हम 1200 और माइनस कर देंगे और जितने बचेंगे वही इन दोनों को लौटाने होंगे। माइनस करेंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे, 2 0 और ये 2, इसमें से माइनस कर दो, 2 7 0 0, 10 में से 7 3, 4 में से 2 2, तो उसे 2300 रुपए और लौटाने हैं, आंसर सेकंड। नेक्स्ट है 25 टाइम्स स्क्वायर ऑफ 125, मतलब 125 का वर्ग करना है और फिर उसका 25 गुना करना है। 25 गुना तो हम 25 का इंटू कर दें, और किसका 25 गुना लेना है हमें, 125 के वर्ग का, 125 के स्क्वायर का, मतलब 125 को हम 2 बार लिख दें, ये हो गया 125 का वर्ग। अब इसके सेम हमें इन चारों ऑप्शंस में से देखना है, मतलब इसके इक्वल में कौन सा ऑप्शन मिलेगा। तो इसको पूरा तो इंटू करेंगे नहीं, यहाँ पर हम 5 की पावर लिख लेते हैं। 25 मतलब 5 की पावर 2 हो जाएगा और 125 मतलब 5 की पावर 3, और ये भी 5 की पावर 3। यहाँ पर आधार समान है, बेस सेम है, तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी। 3 और 3 6 और 2 8, 5 की पावर 8 यहाँ से मिला, तो हमें देखना है कि 5 की पावर 8 और कहाँ से मिल सकता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 5 टाइम्स 5 गुना करना है, तो पहले तो 5 लिख ले, इंटू 125 का वर्ग करना है, तो 125 को 2 बार, एक बार 125 मतलब 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 आ जाएगा, और इसका वर्ग करना है तो एक बार फिर से 5 की पावर 3। यहाँ पर जोड़ेंगे, आधार समान है इनकी बेस, तो पावर जुड़ जाएंगी, 3 और 3 6, और यहाँ पर 1 है, 5 की पावर 7 मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत। सेकंड में देखें, 125 टाइम्स मतलब 125 गुना करना है, तो इसकी जगह पर हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, ये हो गया 125। 125 किसका करना है, 125 के वर्ग का, स्क्वायर का। 125 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 3, और वर्ग करना है तो एक बार और लिख दो। यहाँ पर फिर से आधार समान है तो पावर जुड़ जाएंगी, 3 और 3 6 और 3 9, पर हमें 5 की पावर 8 देखना है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल, फर्स्ट और सेकंड कैंसिल। थर्ड में स्क्वायर ऑफ 625, 625 का वर्ग मतलब 625 को 2 बार लिख दें,
625 होता है 25 का वर्ग, इसको 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। और एक 25 में 5 की पावर 2 होते हैं। यहाँ पर कितने 5 आ गए? 4 हो गए। आधार समान है तो इनको भी जोड़ देंगे 5 की पावर 4। ये एक 5 की पावर 4 हमें एक 625 से मिल गया, तो एक बार और 625 है, तो यहाँ पर हमें 2 बार 5 की पावर 4 मिल जाएंगी। और यहाँ पर फिर से आधार समान है, तो यहाँ पर पावर फिर से जुड़ जाएंगी, 4 और 4 8। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 8 जो कि इसके समान है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, मुंबई में 900 फैमिलीज हैं, 900 परिवार हैं। इनमें से 400 लोग नोकिया फ़ोन यूज़ करते हैं और 200 रिलायंस का, और 80 पीपल या 80 लोग ऐसे हैं जो कि नोकिया और रिलायंस दोनों को यूज़ करते हैं। तो हमें उनकी संख्या बतानी है जो कि ना तो नोकिया और ना ही रिलायंस यूज़ करते हैं। इस तरह का सेम क्वेश्चन पिछली वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम उन लोगों की संख्या निकालेंगे जो नोकिया भी यूज़ करते हैं और रिलायंस भी यूज़ करते हैं। तो नोकिया प्लस रिलायंस, इन दोनों की कुल संख्या निकालने के लिए हम नोकिया में प्लस करेंगे रिलायंस की संख्या को और माइनस कर देंगे कॉमन पार्ट को। कॉमन मतलब जो कि नोकिया भी यूज़ करते हैं और रिलायंस भी यूज़ करते हैं। तो नोकिया के लोग यहाँ पर हो गए 400 प्लस रिलायंस के हैं 200, और माइनस कर देंगे कॉमन को जो नोकिया भी यूज़ करते हैं और रिलायंस भी, ये है 80, तो माइनस कर देंगे 80 को। 4 और 2 ये हो जाएगा 600, और 600 में से 80 माइनस करेंगे तो 500, 520 उन लोगों की संख्या है जो नोकिया और रिलायंस दोनों चलाते हैं। और हमें बताना है ऐसे लोगों की संख्या जो कुछ भी यूज़ नहीं करते। तो इसके लिए हम टोटल में से 520 को माइनस कर देंगे। ये हो गए कुल, और ये हो गए जो कि कुछ ना कुछ चलाते हैं, और इससे हमें संख्या मिलेगी जो कुछ भी नहीं चलाते हैं 380। तो आंसर हो जाएगा 384। नेक्स्ट है, कोई अमाउंट या कोई धनराशि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से 96% बढ़ जाती है, तो वो रेट क्या है? पहला तरीका, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या फिर जो धनराशि पहले का अमाउंट था वो हम 100 मान लेते हैं। अब इसमें 96% की वृद्धि हो रही है, मतलब बाद में कितना बढ़ जाएगा, इसका 96% निकाल कर इसमें जोड़ दें। 100 का 96% 96 ही आएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो 196 हो जाएगी बढ़ के बाद में। मतलब कोई धनराशि या प्रिंसिपल पहले 100 था, बाद में 196 हो गया। तो ये कितने की रेट से बढ़ा? तो इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि माइनस करके डिवाइड कर दें। यहाँ पर टाइम भी दिया गया है 2 साल, इसीलिए हमें इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम घनमूल लेते, क्यूब रूट लेते। तो 100 का हो जाएगा 10 और 196 होता है 14 का। अब यहाँ पर हम रेट निकाल सकते हैं कि ये किस रेट से बढ़ा कि इतना हो गया। तो रेट हो जाएगी, कितना बढ़ गया, 10 से 14 बढ़ गया, मतलब 4 बढ़ गया। और किससे कंपेयर करेंगे हम? पिछले वाले से। पहले था 10, तो डिवाइड में जाएगा 10 और इंटू 100, क्योंकि परसेंट में बताना है रेट। 0 से 0, 4 इंटू 10, 40% आ जाएगी रेट। आंसर हो जाएगा पहला। और दूसरा, इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, x प्लस एक्स वाई डिवाइड में 100, इससे भी रेट आ जाएगी, और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 2 ईयर्स एगो पिता सन के 5 गुने थे। तो यहाँ पर हम रेशियो लिख लेते हैं, ये हो जाएंगे फादर और सन। फादर 5 टाइम्स थे सन के, और ये है 2 वर्ष पहले। इसके बाद 5 ईयर्स बाद, तो p प्लस 5 का हम देखेंगे, फिर फादर हो जाते हैं 3 टाइम्स, 3 गुने हो जाते हैं सन के। अगर सन 1 हो गया तो फादर हो जाएंगे 3 के। अब यहाँ पर हम डिफरेंस चेक करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बच रहा है, और 1 माइनस 1 0, मतलब डिफरेंस इक्वल नहीं है, इक्वल करना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, इन दोनों के अंतर का, 3 माइनस 1 2, तो 2 का मल्टीप्लाई, और इन दोनों के अंतर का मल्टीप्लाई नीचे, 5 माइनस 1 4, तो इंटू 4। इससे हमें फादर और सन का नया रेशियो मिल जाएगा, 2 इंटू 5 10, और 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 1 4। ये था 2 साल पहले का, और ये था 5 बाद का। तो इसमें हम नए रेशियो से सॉल्व करेंगे, पिछले वाला कैंसिल। अब यहाँ पर डिफरेंस इक्वल है, 2 2 का अंतर है, तो इस डिफरेंस को बराबर रखेंगे हम टाइम इंटरवल के। जब भी प्लस माइनस या माइनस प्लस होता है तो हम जोड़ देते हैं, 5 और 2 7 हो जाएंगे।
या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 2 वर्ष पहले था, वर्तमान में आने के लिए इससे पहले 2 जोड़ेंगे, फिर 5 और आगे जाने के लिए +5 और करेंगे, इस तरह से 7 आएगा। 2 = 7। यहाँ पर हमें फादर की प्रेजेंट एज, पिता की वर्तमान आयु बतानी है, तो पिता के रेशो से निकालना या तो 2 साल पहले का या 5 साल बाद का। हम 2 साल पहले कैसे ले रहे हैं, 10 के बराबर लेके आना है। तो सबसे पहले हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 2 को डिवाइड में लेके जाए, 1 = 7/2, और 10 के बराबर में लेके आना है। दोनों तरफ इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा इंटू 10। 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 × 7 35। पिता की एज आ गई 35, लेकिन ये 2 वर्ष पहले की है, वर्तमान की बतानी है, तो इसमें 2 और जोड़ दो, ये हो जाएगी 37। पिता की एज आएगी 37, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक रेक्टेंगल है, आयत है, इसकी लंबाई को 40% बढ़ाया जाता है, तो इसकी विड्थ को या चौड़ाई को कितना डिक्रीज, कितना कम किया जाए कि इसका क्षेत्रफल सेम रहे। आयत का क्षेत्रफल या एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी लंबाई को, लेंथ को 40% बढ़ा दिया जाता है। पहले मान लो इसकी लंबाई 100 थी और इसमें 40% बढ़ाएंगे तो बाद में लंबाई कितनी हो जाएगी, 140। 100 का 40% 40 और जोड़ेंगे तो 140। अगर आयत की लंबाई को, लेंथ को बढ़ाया जाएगा तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटू में है। पर यहाँ पर हमें इस क्षेत्रफल को बढ़ाना नहीं है, तो क्षेत्रफल या एरिया ना बढ़े इसके लिए हम इस चौड़ाई को घटा देंगे। लंबाई को तो इन्होंने ही बढ़ा दिया है, पर हमें क्षेत्रफल को समान रखना है, इसके लिए हमें चौड़ाई को घटाना पड़ेगा। और कितना घटाना पड़ेगा, जितना की लंबाई बढ़ा दी है। तो लंबाई कितनी बढ़ा दी है, पहले 100 थी, फिर 140 कर दी, तो इस 140 से वापस हमें 100 तक आना है, क्योंकि कम करना है, तो कितना % कम आना है। 140 से 100 तक जाने के लिए 40 घटाएंगे और डिवाइड कर देंगे पहले वाली वैल्यू से। हम इससे इस तक आ रहे हैं, मतलब पहले कौन सी है, ये वाली, तो डिवाइड में 140 लिखेंगे और इंटू 100। 0 से 0, 2 से 2 बार और 2 से 7 बार, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200/7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार 14, 6 बचेंगे 60, तो 7 8 56, 28 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 28% हम ऑप्शन में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन ही है। आयत की चौड़ाई को हमें इतना % घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ABC किसी काम को इतने दिनों में कंप्लीट करते हैं, और अगर वो तीनों साथ में काम करें तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। सिंपल है, A को लगते हैं 7 डेज, B को लगते हैं 14 और C को लगते हैं 28। ये आ गए सभी के टोटल डेज, और जब इन सब का एलसीएम मिलेंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा, कुल कार्य। इन सभी का एलसीएम आ जाएगा 28, तो टोटल वर्क हो जाएगा 28। यहां से हम एक दिन का काम निकालेंगे, 1 डे वर्क, कुल कार्य में डिवाइड करेंगे कुल समय का। ए को टोटल टाइम लगता है 7 डेज, डिवाइड करेंगे तो 4, मतलब ए एक दिन में 4 काम कर लेता है। इसी तरह से बी एक दिन में कितना कर लेता है, 28/14, 2, और सी एक दिन में कितना कर लेगा, कुल कार्य डिवाइड में कुल समय, 1। ये आ गए सभी के एक दिन के काम। तो ए बी सी अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 4 + 2 6 1 7 वर्क कंप्लीट कर लेंगे एक दिन में। तो कुल 28 करने के लिए कितने दिन लग जाएंगे, इसमें डिवाइड कर दो 7 से, 7 से कैंसिल करेंगे 4, 4 दिन लग जाएंगे। आंसर सेकंड वाला। या फिर हम इसको इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं, 1 डे = 7 वर्क है और टोटल वर्क कितना करना है, 28 करना है। मतलब इस 7 की जगह पर हमें 28 लेके आना है। सबसे पहले 7 को डिवाइड कर दो, तो 1/7 डेज = 1 वर्क आ जाएगा। अब 1 की जगह पर 28 लाना है, दोनों जगह पर, दोनों साइड 28 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 28/7 × 1, ये डी है, = 28 वर्क। 7 से डिवाइड करेंगे 4, तो ये मिल जाएगा 4 डेज = 28 वर्क। और यही बताना था कि 28 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 4। नेक्स्ट है, एक एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स या अधिकतम अंक हैं 900, और एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को 33% मार्क्स मिलते हैं और वो 45 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो पासिंग मार्क्स क्या हैं या उत्तीर्ण अंक क्या है। तो स्टूडेंट को 33% मार्क्स मिले, 33% किसका निकालना है, 900 का, तो परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइड में 100 × 900, 2 0 से 2 0, 9 × 3 27, 2 बचे 27 29। उस स्टूडेंट को 297 मार्क्स मिले और वो फेल हो गया 45 मार्क्स से।
इसका मतलब अगर इसे ये 45 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता, लेकिन अभी उसके आए हैं 297, तो इसमें हम 45 और जोड़ दें तो पासिंग मार्क्स बन जाएंगे 2, 9, 4, 13, 14 और ये 3, तो 342 मार्क्स हो जाएंगे पासिंग मार्क्स, उत्तीर्ण अंक। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, दो लोगों की एजेस का एवरेज दिया गया है, औसत दिया गया है 32 और पहला दूसरे से 16 बड़ा है, तो हमें एज बतानी है इन दोनों पर्सन्स की। इसको हम ऑप्शन से करेंगे, एक्स मानकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर औसत या एवरेज दिया गया है इनका 32, अगर हम दिए गए औसत में कुल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो सम के बराबर मिलता है, तो ये है 32, 32 में कुल संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, कुल संख्या कितनी है 2 है, तो इंटू 2 यह आ जाएगा 64। मतलब इन दोनों लोगों की एज को जब जोड़ेंगे तो 64 के बराबर आएगा, और यहाँ पर बोला है कि इन दोनों में 16 का अंतर है, तो ये दोनों कंडीशन हम ऑप्शन से चेक करेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं, दोनों को जब प्लस करेंगे तो 64 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर लास्ट में 6 है 0, ये तो 64 होगा नहीं, पहला ऑप्शन कैंसिल। सेकंड में देखते हैं, यहाँ पर 64 मिल रहा है प्लस करने पर, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन भी हमें चेक करनी है, दोनों के बीच में 16 का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पर अंतर नहीं है, दोनों बराबर हो रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। थर्ड चेक करते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 और 6, 64 हो रहा है। इसके बाद दूसरी कंडीशन भी चेक करेंगे, दोनों के बीच में 16 का अंतर होना चाहिए, तो 24, 34 और 40, 16 का अंतर भी हो रहा है, ये आंसर हो सकता है थर्ड। फोर्थ में चेक करें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 5 और 3 8, 84, पर हमें 64 देखना है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल, आंसर हो जाएगा थर्ड। या फिर इसको x मानकर भी कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में 16 साल का अंतर है, मतलब एक हो जाएगा x का, दूसरा हो जाएगा x प्लस 16 का, और इन दोनों की एजेस को जब जोड़ेंगे तो 64 के बराबर आना चाहिए। इन दोनों को प्लस करके x प्लस 15 64 के बराबर लिख देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2x इक्वल टू, ये 16 उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 64 में से 16 माइनस करेंगे तो 8, 5, 1, 4, 48 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार और 4 बार, x की वैल्यू आ गई 24। मतलब एक की एज आ गई 24, ऑप्शन में से ही चेक कर लेंगे, 24 हमें केवल थर्ड ऑप्शन में ही मिल रहा है, और दूसरे को भी चेक करना है तो इसमें 16 और जोड़ दो, 0 और ये 4, 40, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, एक व्हील है, एक पहिया है जिसका डायमीटर या व्यास 14 इंच दिया गया है। पहिया कैसा होता है, एक वृत्त के जैसा, सर्किल के जैसा। इसका डायमीटर या व्यास, ये दूरी दी गई है 14। यहां से हम इसकी त्रिज्या या रेडियस निकाल सकते हैं। अगर डायमीटर में या व्यास में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो त्रिज्या के बराबर मिलता है, इसमें डिवाइड कर देंगे 14/2 इक्वल टू 7 मिलेगा, मतलब त्रिज्या या रेडियस आ गई 7। तो हमें बताना है कि जब ये पहिया 25 चक्कर 25 रेवोल्यूशंस लगा लेगा तो वो कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी तय कर लेगा। किसी भी पहिए के द्वारा या व्हील के द्वारा एक चक्कर में लगाई गई दूरी या एक रिवॉल्यूशन में लगाई गई दूरी कैसे निकालते हैं, उसकी सर्कमफ्रेंस या परिधि के बराबर होती है। इसका मतलब जितनी उसकी परिधि या सर्कमफ्रेंस होगी उतनी ही दूरी वो एक चक्कर में तय करेगा। तो यहाँ पर हम एक चक्कर की दूरी निकाल लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का। एक चक्कर की दूरी निकालने के लिए सर्कमफ्रेंस या परिधि निकालेंगे। परिधि या सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, 2πr से। ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और r की जगह पर त्रिज्या इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो ये दूरी आ जाएगी एक चक्कर की, मतलब एक परिक्रमा की। और एक में वो इतनी दूरी तय करता है तो 25 में कितनी तय करेगा, 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 और 2 50 हो जाएंगे, तो 1 0 और 10 और 10 11, इतनी दूरी तय कर लेगा पहिया 1100। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सिम्मी और निम्मी 2 सिस्टर्स हैं। जब सिम्मी 10 ईयर्स की थी, जब सिम्मी 10 की थी तो निम्मी उसके डबल थी, तो निम्मी हो जाएगी 20 की। और एट प्रेजेंट में, वर्तमान में उनके एजेस का एवरेज या औसत दिया गया है 25, तो निम्मी की एज क्या है। ये पहले का बताया गया है पास्ट में कि कभी सिम्मी 10 की होगी और निम्मी 20 की होगी, लेकिन प्रेजेंट में अभी वर्तमान में इनका एजेस का औसत दिया गया है 25, और औसत में हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम के बराबर हो जाएगा। दो लोग हैं, 25 इंटू 2 इक्वल टू 50। मतलब अभी वर्तमान में जब सिम्मी और निम्मी दोनों के एजेस को जोड़ेंगे तो 50 के बराबर आएगा। और अगर हम इनके पहले का सम निकालें, 10 + 20 30, पहले इनके एजेस का सम था 30,
पर ये पहले का है, कितने वर्ष पहले का है ये नहीं पता हमें, और ये वर्तमान का है। तो यहाँ पर अगर हम ये पता लगा लें कि 30 और 50 में कितने वर्ष का अंतर है, तो उतने ही वर्ष हम इन दोनों में जोड़ देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट एज हमें मालूम है कि सिम्मी 10 की थी और निम्मी 20 की थी, लेकिन कितने पहले वो नहीं पता। तो इसके लिए हम 30 और 50 का अंतर ले लेते हैं। ये एजेस नहीं है, उनके एजेस का सम है, योग है। कितने का अंतर है? 50 माइनस 30 20। मतलब जब इस 30 में हम 20 जोड़ेंगे तो हमें 50 मिलेगा। तो हर एक की एज में हम कितना जोड़ दें कि दोनों को जोड़ने पर 20 जोड़ने के बराबर हो जाए। इस 20 को करने के लिए 10 हम सिम्मी में जोड़ दें और 10 हम निम्मी में जोड़ दें। 10 और 10 20 के बराबर ही आएगा। इसका मतलब 10 वर्ष बाद का सम है ये 50, और वर्तमान से 10 वर्ष पहले का सम है ये 30, और पहले की एज भी मालूम है हमें, सिम्मी 10 की थी, निम्मी 20 की थी। तो अभी वर्तमान में आने के लिए इन दोनों में हम +10 कर दें। अभी ये हो जाएगी 20 की और निम्मी हो जाएगी 30 की। और निम्मी की एज पूछिए तो निम्मी हो जाएगी 30 की, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, एक ग्रॉसर ने 600 एग 600 अंडे खरीदे 75 की रेट से, 75 पैसे की रेट से, जिसमें से 50 एग टूट गए। तो किस रेट पर बाकी बचे हुए एग उसे किस रेट पर बेचने चाहिए कि उसे 10% का प्रॉफिट हो? पहले उसने 600 अंडे खरीदे थे और एक की रेट थी 75 पैसे, और पैसे को जब रुपए में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 से। मतलब एक को उसने 75/100 में खरीदा होगा, और जब इसमें 600 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल रुपए मालूम चल जाएंगे जितने में उसने सभी अंडों को खरीदा होगा। 0 से 0, 6 × 5 30 की 0, 42 45, इतने रुपए में उसने सभी अंडों को खरीदा था। अब इसको बेचने पर 10% का प्रॉफिट चाहिए। खरीदा इतने में था और 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचा होगा? 10% का प्रॉफिट मतलब 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110% में बेचा होगा। तो 110% निकाल दें हम इसका, इससे हमें बेची गई कीमत मालूम चल जाएगी। 110% डिवाइड में 100 और इंटू 450, 0 से 0, इससे ये 45 का 11 में करेंगे तो ये 45, मतलब 5 9 और 4। तो 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे सभी अंडों को इतने रुपए में बेचना पड़ेगा, मतलब कुल रुपए उसके पास इतने आने चाहिए। ये सभी अंडों की कीमत है, लेकिन हमें एक अंडे की कीमत बतानी है क्योंकि हमें रेट बताना है दर पर। तो इसमें सभी कुल संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा। और इसमें डिवाइड हम 600 का नहीं करेंगे क्योंकि 600 पहले थे, लेकिन इसी बीच में 50 टूट भी गए। 600 में से 50 माइनस कर दो तो 550, मतलब बाद में उसने इतने अंडे बेचे होंगे और बेची गई कीमत मालूम है हमें, तो डिवाइड कर देंगे इसमें 550 का। कैंसिल करेंगे, 5 से 1 1 0 और 5 से 5 9 45, 4 बचेंगे तो फिर से 9 बार 45, फिर 11 से कैंसिल कर देंगे, 11 9 बार, 9/10, मतलब हर एक अंडे को उसे 9/10 रुपए में बेचना पड़ेगा। यह आया है रुपए में। ऑप्शन में देखें तो 2 रुपए, 9/10 रुपए कहीं पर नहीं है लेकिन पैसे दिया गया है, तो इसको हम पैसे में चेंज कर लें, इंटू कर देंगे 100 का, 0 से 0 और 9 × 10 90, 90 पैसे, और 90 पैसे ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक बैग में 210 रुपए हैं, जो कि किस तरह से है? 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, और ये सभी सिक्के इस रेशो में है 356। तो हमें संख्या बतानी है 25 पैसे के सिक्कों की। बैग में 1 रुपए के सिक्के हैं और 50 पैसे के और 25 पैसे के। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यूनिट सेम करेंगे, ये रुपीज है, पैसे पैसे, या तो सभी को पैसों में चेंज कर लो या सभी को रुपीज में चेंज कर लो। बैग के कुल रुपए रुपीज में दिए गए हैं तो इन सभी को हम रुपीज में चेंज कर लेते हैं। तो 1 रुपए का तो 1 रुपए ही रहेगा, 50 का डिवाइड कर देंगे 100 से तो यह जाएगा 0.5, ये रुपए हैं सारे, और 25 में डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.25। अब हम कह सकते हैं कि बैग में 1 रुपए के सिक्के हैं, 0.5 रुपए के सिक्के हैं और 0.25 रुपए के सिक्के हैं, और ये किस रेशो में है? 3:5:6। ये सभी संख्या का रेशो है, नंबर्स का। बैग में 1 रुपए के सिक्के हैं कुल 3, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 1 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में, 3 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह से 0.5 रुपए के सिक्के हैं 5, तो कुल कितने रुपए हो गए? ये 25,
और 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया 2.5। इसी तरह से 0.25 रुपए के सिक्के हैं 6, तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे? 25 का 6 में 150 आता है, पर 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, 0, 5, 1 के बाद यहाँ लगा देंगे। ये आ गए बैग के कुल रुपए, इन सबको जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 3, मतलब 3.0 लिख सकते हैं इसको, 2.5 और 1.5। पॉइंट के बाद का 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमने हटा दिया। 10, 3, 5, 6, 7, 7.0 मतलब 7। बैग में कुल रुपए हैं 7 और क्वेश्चन में जो कुल रुपए दिए गए हैं 210। ये भी कुल रुपए निकाले हमने लेकिन रेशो से, और ये क्वेश्चन में दिए गए थे कि बैग में 210 रुपए हैं। यहां से हम इसको डिवाइड कर दें 7 से 3 बार और 0, तो 1 इक्वल टू मिल गया 30। इससे हम हर सिक्के की संख्या बता सकते हैं। यह है संख्या का रेशो। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है तो 25 पैसे का रेशो है 6, तो 6 की वैल्यू निकाल देंगे। 1 इक्वल टू 30, तो 6 इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 30, 180। 25 पैसों की सिक्कों की संख्या आ जाएगी 180, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और वो उसी काम को पहले 20 दिन तक करता है ए, इसके बाद ए छोड़कर चला जाता है, फिर बाकी बचे हुए काम को बी कंप्लीट करता है 12 डेज में। अगर उसी काम को ए और बी दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कुल कार्य मान लें और कुल टोटल वर्क यहाँ पर हम ए का मान सकते हैं। ए को 30 दिन लगते हैं तो हम टोटल वर्क मान लेंगे कि 30 ही है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल वर्क को और टोटल वर्क को बराबर में लिख दें। मतलब कोई काम था जिसको पहले ए कर रहा था, कितने दिन में? 30 दिन में। लेकिन जब उसी काम को इस तरह से किया जाता है कि पहले ए 20 दिन तक काम करे और फिर बी उसको बाकी बचे हुए काम को करे तो 12 दिन लगते हैं। लेकिन इस केस में जो काम था वो तो बराबर ही था, जो बाद में ए और बी दोनों ने मिलकर किया और जो पहले ए ने किया वो भी दोनों इक्वल हैं। तो इसमें ए का वन डे वर्क हम मान लेते हैं कि ए है। ए एक दिन में ए काम करता है और अगर इसको वो 30 दिन तक करेगा तो कितना कर लेगा? ए इंटू 30। ये है एक दिन का और ये है टोटल दिन। यह आ जाएगा कुल वर्क इक्वल टू, अब जो ये वर्क था इसी को इस तरह से किया जा रहा है कि सबसे पहले ए उसे 20 दिन तक करता है। ए के वन डे वर्क हो गया ए और इसे 20 दिन तक कर रहा है। 20 दिन तक कंप्लीट हो गया, इसके बाद ए छोड़कर चला जाता है, फिर आता है बी। तो जो काम बाकी था उसको बी कर लेता है 12 दिन में। बी का वन डे वर्क एक दिन का काम मान लिया कि बी है और 12 दिन तक जितना काम करेगा वो इतना हो गया। तो जिस काम को ए अकेला कर सकता था उसी काम को बाद में ए ने और बी ने मिलकर किया। यहां से हम ए और बी का रेशो निकालेंगे। ए इंटू 30, ये है 30A और ये है 20A प्लस 12B। 20A को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 30 माइनस 20 10 बचेंगे, 10A इक्वल टू 12B। और ए और बी का रेशो निकालेंगे तो ए बी को डिवाइड में ले आएंगे, बी इक्वल टू 12 इस 10 को डिवाइड में ले जाएंगे, कैंसिल करेंगे 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, तो ए और बी का रेशो मिल गया हमें 6/5। और ये रेशो किसका है? ए और बी के एक दिन के काम का, वन डे वर्क का। अब इसी काम को अगर ए और बी साथ में मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? सेम यही चीज हम करते हैं, ए और बी को साथ में मिलकर करना है तो कितने दिन लगेंगे? तो दिन हमें मालूम नहीं है, तो इंटू डी हम डी मान लेते हैं कि कुल डी डेज लगेंगे। और इन्हें कौन सा काम करना है? जो कि ये था, जिसको ए अकेले 30 दिन में कर सकता था और ए और बी ने इस तरह से किया था। या तो हम ये वाली वैल्यू इक्वल में रख लें या फिर ये वाली वैल्यू रख लें, क्योंकि है तो दोनों वर्क ही, कोई सा भी वर्क ले लें, हम ये वाला ले रहे हैं। इक्वल टू में टोटल वर्क हो गया ए इंटू 30। यहाँ पर हमने ए और बी में मल्टीप्लाई डी का क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? चेन रूल, M1 D1 H1 इस तरह से लिखते हैं, मैन डे आवर्स। जितने भी मैन होते हैं उसमें मल्टीप्लाई करते हैं डी का, डेज का। तो मैन यहाँ पर 2 थे, ए और बी, इसलिए हमने इन मैन में लोगों में मल्टीप्लाई किया कुल दिन का, डेज का। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख देंगे a प्लस बी। ए कितना है? 6 और b है 5। 6 और 5 11 हो जाएंगे, 11 ये d सेम इक्वल टू a की जगह पर 6 इंटू 30। यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे, 6 इंटू 30 हो जाएंगे 180 और इस 11 को डिवाइड में ले आएंगे बाय 11 और 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 11 बार 1 बार 7 बचेंगे 70, 6 बार 66,
4 बचेंगे 4/11, 16 कंप्लीट 4/11 डेज लग जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 कंटेनर हैं, 3 पात्र हैं जिनमें 52 लीटर, 72 लीटर और 24 लीटर मिल्क भरा हुआ है। तो हमें बिगेस्ट मेजर या सबसे बड़ा पैमाना बताना है जो बाकी के कंटेनर्स को मापने के लिए प्रयुक्त हो, मतलब जो इन सभी को मेजर कर सके। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कभी क्वेश्चन में बिगेस्ट बोला गया हो, सबसे बड़ा बोला गया हो, तो हम HCF लेते हैं, और अगर छोटा या स्मॉलेस्ट बोला गया होता तो LCM लेते। और यहाँ पर हमें बिगेस्ट मेजर बताना है, सबसे बड़ा, तो हम HCF ले देंगे इन सभी नंबर्स का। या फिर इसके लिए हम पूरा HCF ना निकालें तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर दे, मतलब इनका मल्टीपल हो सबसे बड़ा। तो ऑप्शन में देखें, सबसे पहले 2 है, सबसे बड़ा यहाँ पर भले ही 12 है, तो सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं। 12 है, 12 इन सभी नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो 12 तो 52 से हो ही नहीं रहा है, तो यही कैंसिल हो गया 12। इसके बाद 6 चेक करते हैं कि इन सभी से डिवाइड होना चाहिए, तो 6 भी 52 से नहीं होता है, तो ये वाला भी कैंसिल। इसके बाद 4 हो जाता है, 52 से करेंगे तो 1 और 3/12, और 72 भी डिवाइड हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, मतलब हो सकता है। इसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन 2 है, 2 को भी हम चेक करेंगे तो 2 से तो सारे नंबर ही डिवाइड हो रहे हैं, मतलब यहाँ से 2 मिल गया और 4 मिल गया, लेकिन हमें हाईएस्ट लेना है, सबसे बड़ा, तो बड़ा इनमें से क्या है? 4, तो आंसर 4 हो जाएगा। या फिर एलसीएम निकालना है इन सब का तो भी निकाल सकते हैं, तब भी 4 ही आएगा। नेक्स्ट है, रेशो दिया गया है राहुल का और दीपक की एजेस का। राहुल और दीपक, इनका रेशो हो गया 4:3। इसके बाद 6 ईयर्स आफ्टर, 6 वर्ष के बाद राहुल 26 ईयर्स का हो जाएगा, पर ये 6 साल बाद का है 26, तो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में आने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा 6, तो अभी वर्तमान में हो जाएगा 20 का, और वर्तमान का प्रेजेंट का रेशो हमें मालूम था, ये है 4 और ये है राहुल की ही एज, तो 4 के इक्वल टू में हम 20 लिख सकते हैं, 1 के इक्वल में आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे 5, तो 1 इक्वल टू 5। अब हमें दीपक की एज बतानी है, तो दीपक का रेशो है 3, 1 इक्वल टू 5 है, 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5, 15, आंसर हो जाएगा 15 थर्ड। नेक्स्ट है, एक ट्रेडर मतलब एक व्यापारी 25 ऑरेंज खरीदता है 8 की रेट से, और दूसरे 25 ऑरेंजेस को खरीदता है इतने की रेट से, और फिर उन दोनों को मिक्स कर देता है और उन सभी ऑरेंजेस को बेचता है 10 की रेट से। तो बताना है कि उसे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। सबसे पहले हम खरीदी गई कीमत निकाल लेते हैं, 25 को 8 की रेट से और बाकी के और दूसरे 25 को 12 की रेट से खरीदता है, तो इन 25 के रुपए कितने हो जाएंगे? 25 इंटू 8 इक्वल टू 200, और फिर और 25 ऑरेंज खरीदता है, एक 12 रुपए में, तो 25 के हो जाएंगे 12, 5, 60, 0, 24, 30, इतनी हो गई खरीदी गई कीमत 500, ये हो गई कॉस्ट प्राइस। इसके बाद वो इन सभी ऑरेंजेस को, मतलब पहले 25 थे और ये 25, 25 और 25 50, 50 ऑरेंजेस को बेच देता है 10 की रेट से, एक बेचेगा 10 में, तो 50 कितने में बेचेगा? 500 में, यह आ गई सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? कॉस्ट प्राइस भी सेम है और सेलिंग प्राइस भी सेम है, मतलब उसे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।